नमस्कार दोस्तों। कश्मीर में जम्मू कश्मीर को लेकर के अनुच्छेद 370 को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। फैसला एक पंचायत का है। फैसले में यह तो मान लिया गया कि बैकडोर से चीजें करी गई, थोड़ा भाषण भी दे दिया गया, लेकिन अंततः जो मोदी जी चाहते हैं वो हो गया। इसी तरीके से कमोबेश जो और पिछले फैसले आए हैं, यदि आप अडानी मामले में देखेंगे तो हिंडनबर्ग का भी फैसला कमोबेश इसी तरीके से आया था। इसके अलावा और तमाम सारे जितने घोटाले हों, कोई चीज हो, सुप्रीम कोर्ट के फैसले कमोबेश इसी तरह से आते हैं कि मोदी जी नाराज ना, भाजपा नाराज ना। तो जब इस तरह के जजमेंट आते हैं तो निश्चित रूप से सवाल उठता है, लेकिन इससे ज्यादा सवाल उठता है उस देश की जनता से, उस देश के तमाम क्षेत्रीय दलों पर जो खुद को कहते हैं लोकतंत्र, अपने स्टेट को लेकर लड़ते हैं और तमाम सारी चीजें। आज इस पे बात करूंगा कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने की स्थिति आ ही नहीं सकती थी यदि वहां के क्षेत्रीय दल न चाहते। अब आप कहेंगे कैसे, वो तो इसका विरोध कर रहे हैं। हां, मैं बताता हूं कैसे। क्योंकि स्वार्थ में वशीभूत होकर के देश के तमाम क्षेत्रीय दल कभी अपनी जात पे, कभी अपने धर्म पे, कभी अपने क्षेत्र पे, कभी किसी आधार पे, भाषा पे, और इसी पे लड़ते रहते हैं। और इस लड़ाई में वो कमोबेश बैकडोर से फायदा दे देते हैं उस फांसीवादी पार्टी को जिसे भारतीय जनता पार्टी कहते हैं। उदाहरण आपको याद होगा, जम्मू कश्मीर में कठुआ में किस तरीके से एक छोटी बच्ची के साथ में गैंगरेप हुआ था। गैंगरेप करने वाले थे कौन? भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग। भारतीय जनता पार्टी के सबसे सीनियर नेता ने उनके खिलाफ वहां पर प्रोटेस्ट किया कि साहब उनको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, उन पर कार्रवाई क्यों हो रही है। बहरहाल ये मामला बढ़ता रहा और अंततः पीडीपी के साथ जो उसका गठबंधन था वो टूट गया। इसके पहले आइए, जिस तरीके से 2014 में जब लास्ट इलेक्शन हुआ था वहां विधानसभा का, तो पीडीपी 28 सीटें पाई थी, भारतीय जनता पार्टी 25 सीटें पाई थी, कांग्रेस पार्टी 12 सीटें पाई थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस 15 सीटें पाई थी। यदि भारतीय जनता पार्टी ने जब समर्थन वापस लिया और मौका था तो पीडीपी के, तो उस स्थिति में कांग्रेस पार्टी ने ऑफर किया था कि तीनों मिलकर सरकार बना सकते हैं, लेकिन तब न नेशनल कॉन्फ्रेंस को यह पसंद आया और न पीडीपी को। सबको अपने स्टेट दिखाई दे रहे थे, राज्य नहीं दिखाई दे रहा था, कश्मीर नहीं दिखाई दे रहा था, अपने स्टेट दिखाई दे रहे थे। नतीजा क्या हुआ कि बिल्लियों की लड़ाई में बंदर फायदा पा गया और उसने वहां राष्ट्रपति शासन लगवा दिया। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद क्या होता है ये देखिए, किस तरीके से पहले सारी पावर दी गई राष्ट्रपति को राज्यपाल के द्वारा, और फिर राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 370 की धारा 3 का इस्तेमाल करते हुए, क्लॉज का इस्तेमाल करते हुए बाकी सभी उसकी धाराओं को निरस्त कर दिया। 370 आज भी कायम, लेकिन सिर्फ उसकी धारा 3 से खत्म। अब आप देखिए, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए, सब जगह गए, वही कहा कि वो तो पावर दे ही दी थी आप, तो सब क्यों हुआ? यदि आपने उस समय अपने स्टेक और सारी चीजों को लेकर के यह न किया होता, फांसीवादी ताकत के साथ न खड़े हुए होते और मिलकर सरकार बनाई होती, तो शायद आज यह स्थिति नहीं होती। आपने न अपनी कौम का सोचा, न अपने राज्य का सोचा और कश्मीर टुकड़े टुकड़े करवा दिया। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जिस तरह की स्थितियां हुई हैं हम सब देख रहे हैं। तो इसके लिए आप किसी को जिम्मेदार ठहराएं, पहले आप जिम्मेदार हैं।
कि आज भी कमोबेश पूरे देश में इसी तरह के हालात हैं। जहां कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस जीतने की स्थिति में होती है, वहां पर तमाम ये क्षेत्रीय पार्टियां जो जाति धर्म और दूसरे नामों से बनी हुई हैं, वो जाकर के वहां कांग्रेस को हराने का काम करती है। नतीजतन भारतीय जनता पार्टी वहां काबिज हो जाती है। यही रणनीति हर जगह चल रही है और इसका नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी इसी आधार पर जानती है कि वो जीतेगी और फिर 2024 की सत्ता पाएगी, क्योंकि कांग्रेस अकेले ही तो लड़ रही है, बाकी तो सिर्फ अपने लिए लड़ रहे हैं। तो जाति धर्म और इन सब चीजों के लिए लड़ने वालों से अच्छा है कि आप उसके लिए लड़िए, छोड़िए। ये सोच आएगी तब तक इस देश का लोकतंत्र जैसे कश्मीर में हुआ खत्म हो जाएगा, तमाम संविधान बदल जाएंगे, तमाम सारी चीजें बदल दी जाएंगी और फिर सुप्रीम कोर्ट यही कहेगा अब हम क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति का आदेश है, उसके ऊपर तो हम नहीं हैं। यानी जो वो कर देंगे, मोदी जी जो कहीं हुई है वह है जो मोदी रची राखा। इस तरह की स्थिति आप बना रहे हैं। यह आपके लिए अलार्म है, अलार्मिंग घंटी है कि अभी भी खड़े होइए, कांग्रेस को मजबूत कीजिए और देश को बचाइए। लेकिन आप नहीं करेंगे, आप तो शोर मचाते हैं। और शोर मचाते हैं, कैसे मचाते हैं? कहेंगे भ्रष्ट है। साहब धीरज साहू को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में तमाम भाजपा के सांसदों ने गांधी प्रतिमा पर धरना दिया, उन्हीं गांधी प्रतिमा पर जिन गांधी जी को गाली देते हैं, और कहा कि कांग्रेस कार्रवाई करे धीरज साहू के खिलाफ। क्यों? आप कार्रवाई कीजिए ना, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आपके पास है, भ्रष्टाचार रोकने की ईडी आपके पास है, सीबीआई आपके पास है, दूसरी और संस्थाएं आपके पास है। आप कार्रवाई कीजिए, उन्हें जेल में डालिए। कांग्रेस क्या करे? कांग्रेस ने तो कह दिया उनके किसी व्यवसायिक उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, और वो किसी कांग्रेस शासित राज्य में वो धंधा ही नहीं करता है। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि वो भ्रष्टाचार का पैसा है, वो कहीं बेईमानी का पैसा है, तो धंधे का पैसा है। और ये धंधा उनका आज का नहीं है, देश की आजादी के पहले का है। उनके ग्रैंडफादर ये करते थे, वो कर रहे हैं, उनके पिताजी करते थे, सभी लोग, तो सब उनका तो ये धंधा है। और जो धंधा है उसमें कैश का ही धंधा है। ये वैसा नहीं है कि आप ट्रांजैक्शन वैसे करें, दारू की बोतल कोई लेता है, कैश पैसे देता है, पहले पैसा फिर बोतल, ये इकलौता धंधा है जहां पहले पैसा लिया जाता है। तो साहब जो पैसा भी बरामद हुआ है उनके अभी घर से नहीं बरामद हुआ, ये पैसा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और उधर जहां पर उनका काम धंधा है वहां से बरामद हुआ है। घर पे तो चल ही रहा था। जो 352 करोड़ रुपए बरामदगी की बात कही जा रही है कैश की, और उसको लेके इतना शोर मचाया जा रहा है, तो साहब भूल जाते हैं भारतीय जनता पार्टी का वो नेता था पीयूष जैन, जो कन्नौज का कारोबारी था, इत्र का, उसके कानपुर स्थित घर से बरामद हुआ था 325 करोड़ रुपया, और उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्लीन चिट दे दी और बताया बाद में कि साहब ये तो कारोबारी पैसा था। तो साहब धीरज साहू जब आएंगे, अभी तो आप खुद ही नहीं उनसे बात करने दे रहे हैं, जब वो आएंगे तो बताएंगे, हिसाब लेंगे, यदि वो गलत है तो उन्हें जेल में डालिए। लेकिन आपने क्या किया? आपने तो सारे घोटालेबाज, एक नहीं सैकड़ों घोटालेबाज हैं जिन्हें आप समर्थन देते हैं, संरक्षण देते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? ये सवाल उठता है। ये इसलिए उठता है क्योंकि एक होता तो कहते, आपके यहां तो सिर्फ घोटालेबाज ही हैं, और घोटालेबाजों की इतनी लंबी फहरिस्त है कि क्या कहेंगे। सुन लीजिए एक आध नाम। अदानी पावर स्कैम सबको पता है, इस सरकार का 50,000 करोड़ रुपए का, यह हुआ गुजरात में। बाल्को स्कैम यह हुआ आपके यहां
चिक्की स्कैम ये हुआ आपके यहां, दाल स्कैम ये आपके यहां हुआ, और ये कोई भी स्कैम छोटे मोटे नहीं है। अर्थक्वेक स्कैम ये हुआ, फिशरीज स्कैम ये हुआ, फिर जीएसपीसी स्कैम आपके यहां हुआ, नरेंद्र मोदी ने किया था। हुडको स्कैम सब आपके यहां हुआ, अनंत कुमार आपके थे। इसके बाद इंडिगो रिफाइनरी स्कैम किसी से छिपा नहीं है, आजकल वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। जे रेड्डी की माइनिंग स्कैम सब कोई कार्रवाई नहीं हुई। कट्टा जो स्कैम उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ललित मोदी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेट्रो रेल स्कैम, इसके अलावा नैनो प्लांट स्कैम और तमाम सारे इस तरह से हैं, दर्जनों हैं। तो आप ये समझ लीजिए इतने सारे स्कैम हैं, उन पे तो आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि आप ये करेंगे। और जब ये आप कहते हैं तो लगता है, हंसी आती है कि आप ही के लोगों के यहां से जो पैसा बरामद होता है, 13,500 करोड़ रुपया का घोटाला करके वो मोदी आपका जो महेश शाह है वो भाग गया। आपने क्या कार्रवाई की बताइए ना, किसने भगवाया, किसने क्या किया? उस पर नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे कि किस तरीके से आप नैरेटिव बनाते हैं, किस तरीके से आप करते हैं, और घोटालेबाजों के साथ आप खड़े होते हैं। और इसके उदाहरण भी आपको गिना दें। आर.के. राघवन, गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी को एसआईटी जांच में क्लीन चिट। साइप्रस का हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया। जस्टिस सदाशिवम, फर्जी मुठभेड़ मामले में अमित शाह को क्लीन चिट दी। केरल के राज्यपाल बनाए गए। जस्टिस सुनील गौर, पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी का रास्ता साफ किया। पीएमएलए के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। के.वी. चौधरी, सहारा बिड़ला मामले में मोदी और अन्य नेताओं को क्लीन चिट। केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त बनाए गए। राकेश अस्थाना, गुजरात पुलिस के कई मामलों को कॉम्प्रोमाइज किया। सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर बनाए गए। वकील यू ललित, फर्जी एनकाउंटर केस में अमित शाह के वकील। सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए। संजीव भट्ट, गुजरात दंगों में मोदी अमित शाह की भूमिका पर सवाल उठाए। कई मामलों में फंसाकर जेल में डाला गया। वाईसी मोदी, गुजरात दंगों और हरेन पंड्या हत्याकांड केस में क्लीन चिट दी। एनआईए के प्रमुख बनाए गए। जज लोया, अमित शाह के एक मामले में तय तक जाना चाहते थे। सबको पता है उनके साथ क्या हुआ। मोदी हमेशा अपने आपराधिक कर्ज चुकाते। जस्टिस सुनील गौर, उन्होंने पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी कराई और उन्हें जेल भेजा, जबरन रखा। पीएमएलए का उन्हें चेयरमैन बना दिया, यही ईडी वाले केसेस का। और जो गिरफ्तार किया, जिसने गलत ढंग से इन्वेस्टिगेट किया, उसको आपने उत्तर प्रदेश से विधायक बना दिया, राजेश्वर सिंह। तो इस तरह की स्थिति होती है। तो इस तरह की घटनाएं, और जब इस तरह की घटनाएं हो तो निश्चित रूप से सवाल उठता है, आप कर क्या रहे हैं? आपने इस देश को बेचने का काम किया है, इस देश को आपने गुलामी में ढकेला है, और इस देश के साथ लूट कर रहे हैं। हालात ये कर दिए बच्चों की, जो आईआईटी, आईआईएम और ये सब कुछ बना करके तैयार किया गया था। आईआईटी के बच्चों में मतलब कोई एडमिशन लेता तो मान के चला जाता था अब इसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, भविष्य सुरक्षित। आज वहां पर 30% प्लेसमेंट घट गया है, यानी 100 में से 30 बच्चों को अब कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है। तो यह स्थिति है। आप बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, आप बात करते हैं पीओके की, लेकिन आप कभी बात नहीं करते कि चाइना ने हमारी 2500 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा कर ली, और किस तरीके से भूटान और उसकी सीमा के पास में, अरुणाचल की सीमा के पास में उसने अपने गांव बसा लिए हैं, किस तरीके से उसने तमाम सारा और कुछ कर लिया है। तो साहब कभी उस पर भी बोल दीजिए। वो तो बोलेंगे नहीं, नफरत फैलाएंगे, और सरकार जैसे जाएगी तो साहब लूटने का आपका क्रम चलेगा ही। तो लूट, भ्रष्टाचार और सारे झूठ के बुनियाद पर खड़ी मोदी सरकार ये तब गिरेगी जब सारे ये क्षेत्रीय दल और भाषाई दल जो है, जाति वाले और धर्म वाले दल, ये सब छोड़ के देश के बारे में सोचेंगे, संविधान के बारे में सोचेंगे, सबके बारे में सोचेंगे।
क्योंकि कांग्रेस का खतरा बाद में है, खतरा आपको पहले, आप खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जिन क्षेत्रों में, जिन जगह पर आपका है, वो गणराज्य की अवधारणा को ही खत्म कर देना है, लोकतंत्र को ही खत्म कर देना है, क्योंकि संविधान को खत्म कर देना है, वो बदल देना है। यह खेल हो रहा है और इस खेल में आप अपने स्वार्थों के कारण साथी बन रहे हैं, सहायक बन रहे हैं। तो आप फांसीवादियों के साथ खड़े हैं या आपको फांसीवाद खत्म करना है। यदि खत्म करना है तो आज भी एक ही रास्ता है। देश की आजादी की लड़ाई के वक्त में भी ऐसे ही सब बटे हुए थे, सब अपने स्वार्थों की बात कर रहे थे, कांग्रेस लड़ रही थी। फिर जब सब साथ आके खड़े हुए तो देश आजाद हुआ। अब जो 2014 में गुलामी आई है, उससे आजादी तब मिलेगी जब आप एक साथ खड़े होंगे और अपने स्वार्थ भूलकर समर्पण भाव से करेंगे कि अब देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। और ये करते तो ये 3 राज्य नहीं जाते भाजपा की झोली में, लेकिन आपके कारण गए। सोचिए, समझिए। जय हिंद।